नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के प्रश्न पत्र 7th के अंतर्गत ग्राम का अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय समाज के विश्लेषण में देशी श्रेणियों के प्रयोग के अंतर्गत आता है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने देखा कि भारतीय समाज के अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न अवधारणात्मक श्रेणियों की सूची योगेंद्र सिंह जी ने देते हैं, जिसमें बताया कि जैसे संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण श्री एम श्रीनिवास ने बताया, लघु एवं दीर्घ परंपराएं मैकम मेरियट, बहुपक्ष परंपराएं एस.सी. दुबे, संरचनावाद का सिद्धांत रिचर्ड लैम्बर्ट और डी.पी. मुखर्जी और ए.आर. देसाई, भावनाओं का ऐतिहासिकरण लुई ड्यूमो। इसके अलावा कुछ अन्य अवधारणात्मक आधारों की सृष्टि भी उन्होंने दी है। उसमें आधुनिकरण स्वयं योगेंद्र सिंह, प्रभु जातियों तथा जाति संस्करण एम श्रीनिवास, जाति के संदर्भ में समूह का प्रारूप वाई दामले, और सार्वभौमिकरण की अवधारणा की संकुचितकरण मैकम मेरियट, बहुमहानगरी की अवधारणा ऑस्कर लेविस और उसकी स्रोत समूह के.एन. शर्मा इत्यादि विद्वानों ने ये अवधारणा हमारे सामने रखी। और उन सभी अवधारणात्मक श्रेणियों का प्रयोग दो प्रकार के विद्वानों ने किया, जिससे पहले श्री एम श्रीनिवास का संस्कृतिकरण और दूसरे में पाश्चात्य विद्वान, जिन्होंने इस विषयों पर क्षेत्रीय कार्य किया और विश्लेषण के लिए इनका प्रयोग किया। यद्यपि ये विदेशी विद्वान थे, पर उन्होंने अपने विश्लेषण के लिए देशी श्रेणियों का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए जैसे मेरियट की लघु तथा दीर्घ परंपराओं का विश्लेषण, इन सब अवधारणात्मक आधारों को देखते हुए योगेंद्र सिंह ने समन्वयात्मक आधार पर अध्ययन करने की सलाह दी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज अभी ग्राम अध्ययन का। तो भारत में समाजशास्त्रियों ने आमतौर पर अपने को ग्राम अध्ययनों पर केंद्रित किया है। अटल 2003 द्वारा ग्राम अध्ययनों की विश्लेषण को यह देखा जा सकता है और इस विश्लेषण से प्रयुक्त श्रेणियों का अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत में ग्रामीण अध्ययन कई चरण में किए गए। भारत की स्वतंत्रता से पहले ऐसे अध्ययनों में प्रशासकों की रुचि अधिक थी। अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा सामाजिक मानवशास्त्री बाद में अध्ययन के लिए आए हैं। इन लोगों ने अपना काम नृजातीय शास्त्र तरीके से करना प्रारंभ किया। अध्ययन के लिए वे एक गांव का चयन करते थे। उनकी पद्धति ऐतिहासिक आधारों पर थी। मानवशास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त यह पद्धति वस्तुतः आदिवासियों पर केंद्रित थी। ये आदिवासी को ही अध्ययन की इकाई मानते थे। निश्चित ही आदिवासियों के बसाव कई गांवों में फैला रहते थे। ग्राम विस्तृत आदिवासी संस्कृति के हिस्से थे। इस पद्धति का ग्रामों के अध्ययन के लिए प्रयोग संगत था, क्योंकि गांव एक अलग इकाई था। गांवों में सामुदायिक सामाजिक व्यवस्था थी और वह अपने आप में करीब करीब संपूर्ण थे। मानवशास्त्रियों ने इस प्रकार आदिवासी समाज से भी छोटी इकाई को स्वीकार किया और इसे आदिवासी अध्ययनों के संदर्भ में देखा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने देशी सभ्यता के संदर्भ में छोटे समुदाय, कृषक समाज और महान तथा लघु परंपराओं का परीक्षण किया और इनकी वैधता को आनुभविक अध्ययनों के माध्यम से आंका। रॉबर्ट रेडफील्ड और श्रीनिवास से भी प्रेरणा लेते हुए स्थानीय, क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय स्तर पर प्रभाव का परीक्षण किया। मेरियट ने ज्ञानपूर्ति के लिए दो अवधारणाओं, जिसमें सार्वभौमिकरण और संकुचितीकरण को विकसित किया। ऑस्कर लेविस ने 1958 में ग्रामीण विश्व दृष्टि की अवधारणा विकसित की। इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर एस.सी. दुबे 1955 ने भारतीय परंपरा के 5 पक्षीय वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण अस्थायी रूप में था। वर्गीकरण था शास्त्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, पाश्चात्य तथा उभरते हुए राष्ट्रीय मुद्दे। यद्यपि शोधकर्ता ग्रामीण अध्ययनों को करते रहे, लेकिन उनका प्रारूप नृजातीय शास्त्रीय अधिक था। इस प्रक्रिया में वर्णन शैली बदली, विश्लेषणात्मक श्रेणियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ और समाजशास्त्रीय नवाचार स्थापित किए गए। अवधारणाओं और पद्धतियों पर बहस ने इस ग्राम अध्ययनों की दिशाओं को परिवर्तन करना प्रारंभ किया। प्रतिनिधित्व के प्रश्न ने तुलनात्मक अध्ययनों को जन्म दिया। विभिन्न संस्कृतियों की तुलना के लिए चुना गया, इसके बजाय विशिष्ट पक्षों के अध्ययन जैसे जाति, परिवार, समूह की गतिशीलता, गुटबंदी, आर्थिक जीवन, जजमानी प्रथा और
अध्ययन के लिए स्वीकार किए जाने लगे। एक ही संस्था का अनेक ग्रामों में अध्ययन किया गया। ऐसे तुलनात्मक अध्ययनों के लिए गांव, जाति और संयुक्त परिवार की उचित परिभाषाओं और उसके अध्ययन के लिए उपयोगिता का होना आवश्यक था। गांव के बारे में बहुत कम लिखा गया और जनगणना की परिभाषाओं को ही प्राय स्वीकार कर लिया गया। ऐसे अवसर पर जब प्रशासनिक परिभाषाओं को अक्षम पाया गया, दो उदाहरण इसके लिए पर्याप्त है। पहला, राजस्थान में एक गांव के लोगों की मांग पर उसे नगर स्वीकार कर लिया गया था, पर पंचायती राज की स्थापना के बाद उसी स्थान को ग्राम स्वीकार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में ग्राम के चारों ओर बसे हुए नगरों में यद्यपि ग्राम के समस्त समाजशास्त्रीय लक्षण मौजूद हैं, पर उन्हें कभी असल ग्राम के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इन्हीं सब विभिन्नताओं के कारण लेखक ने नगलाओं की मालगुजारी वाली परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। सोशल कम्युनिटीज एंड नेशनल पॉलिटिक्स 1971 में गांवों के वर्गीकरण के प्रयास किए गए। कुछ लोगों ने ग्राम को आधार केंद्रित माना। इस प्रकार के वर्गीकरण में कुछ गांव केंद्रित बसाव के हैं और कुछ गांव बिखरे हुए बसाव के हैं। केंद्रित गांव का मूल बसाव और उसके इर्द गिर्द उपग्राम का बसाव है। इसी प्रकार तटीय गांव का वर्गीकरण भी अलग से बसावट किया गया है। सामाजिक जनांकी के अनुसार ग्रामों का वर्गीकरण बसाव के आकार पर केंद्रित है। नृजातीय समूह की उपलब्धता के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें एक ही जाति के लोग रहते हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें कई जातियों का निवास है। मछुआरों के गांव और पशु चराने वालों के गांव भी मौजूद हैं जो अध्ययन किए गए हैं। वे मुख्यतः कृषिजन्य ग्रामों के हैं। कुल्लू घाटी के एक गांव का अध्ययन है जिसमें अपने आसपास के गांवों की अपेक्षा अपने आप को सारी दुनिया से काट रखा है। यह वह गांव है जो अपनी भाषा बोलता है और अपनी संस्कृति की पालना करता है। भारत के ग्रामीण समाजशास्त्र में सर्वाधिक चर्चा जाति की हुई है। चाहे पुस्तक या शोध का शीर्षक मजे से गांव या जाति पर जोर क्यों न देते हो, ये जाति ही जिस पर अधिक जोर है, वह जाति ही है जिस पर अधिक जोर है। जाति पर बहुत अधिक जोर दिए जाने का कारण ग्राम अध्ययनों की बहुत आलोचना भी हुई है। साथ ही यह भी सत्य है कि भारतीय समाज में जाति महत्वपूर्ण है। यदि जाति को सम्मिलित नहीं किया जाए तो सारे अध्ययन बेकार हो जाते हैं। वे ग्राम का अध्ययन करने वाले लोग ही थे जिन्होंने सबसे अधिक बारीकी परिवेशों का अध्ययन किया तथा भारतीय सामाजिक संरचनाओं को समझने का प्रयास किया था। वैचारिक अवधारणाओं और यथार्थ जीवन तथा ग्रंथों और वर्तमान के तौर तरीकों के बीच विशुद्ध अंतरों की समझ और आंख खोल देने वाली थी। आराम कुर्सी पर बैठकर ग्रंथों के अनुसार जाति की तस्वीर खींचकर उसे प्रसारित करने का कार्य किया गया था, पर जब यथार्थ में यथार्थ देखा गया और जो सत्यता सामने आई उसको पहचानना बहुत मुश्किल काम था। अवधारणाओं पर विवाद खड़े किए गए थे। ये प्रश्न पूछे गए थे कि क्या यह अवधारणा महान भारतीय सभ्यता की परिचायक है। यह प्रश्न भी पूछा गया कि क्या इन श्रेणियों में सार्वभौमिक स्पष्टीकरणों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। संस्कृति शास्त्रियों ने पहले प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाया और समाजशास्त्रियों की बात के दृष्टिकोण को समाजशास्त्रीय भारतीय शास्त्र को स्वीकार कर रहे थे। इरावती कर्वे 1958 के एक लेख में यह प्रश्न उठाया था कि स्पष्ट बिना किसी भांति के जाति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण हो गया था कि जाति का वर्ण, गोत्र, वंश और इसी प्रकार के अन्य शब्दों के साथ अंतर किया जाए। उपजातियों की अवधारणा पर काफी प्रहार किए गए थे। कर्वे की जाति संकुलन की अवधारणा को बहुत से लोगों ने स्वीकार किया। 1960 में मेयर्स के विश्लेषण में जाति के सहयोग की नातेदारी तथा केवल पहचान की नातेदारी यद्यपि आकर्षक अवश्य थी, पर सारी अवधारणा को 1968 में चुनौती मिली। 1968 में अटल का मानना था कि एक इकाई के रूप में जाति तथा जाति व्यवस्था के बीच अंतर देखा जाना चाहिए। उपजाति की अवधारणा पर उन्होंने अपनी परिभाषा दी। अटल का विचार है कि इकाई के रूप में जाति का महत्वपूर्ण तथ्य अंतर विवाद से संबंधित है। जाति व्यवस्था का अर्थ बहुत सी अंतर वैवाहिक जातियों की पारस्परिक अंतःक्रिया और अंतर संबंधों से संबंधित है। इसी से संबंधित प्रमुख जाति तथा जाति संसरण की अवधारणा है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने 1959 में दी थी। यह लेख अमेरिकन एंथ्रोलॉजिस्ट के प्रकाशित हुआ था। बाद में बहुत से लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र में पहले से ही जोर शोर से स्वीकार कर लिया गया था। समाजशास्त्रियों में पहले से लिखित संस्कृतिकरण शब्द की तरह यह शब्द भी पकड़ में आ गया।
प्रभुत्व जाति की अवधारणा को चुनौती 1967 में बी आर चौहान ने दी थी, योगेश अटल 1968 में और 1968 में एस सी दुबे ने और 1970 में टी के विमन ने भी इस अवधारणा का उल्लेख किया। 1958 में ऑस्कर लेविस ने उत्तर भारत के ग्रामों का समूह गतिशीलता के संदर्भ में इसकी चर्चा की है, जो नातेदारी पर आधारित थी और प्राय अपनी दीक्षा के अनुसार सहयोगात्मक थी। 1963 और 1968 में अटल ने ग्रामीण गुटबंदी का जिक्र भी किया। ऐसी गुटबंदियों को उन्होंने क्षणिक गुटबंदी कहा था। बहुत से विद्वानों ने गुटबंदी के ऊपर लिखा और इसमें कुछ है। तो 1963 में राल्फ निकोल्स, 65 में पॉल ब्रास और 1972 में रिचर्ड सीसन, 1982 में बीके नागला, 1963 और 1968 में केन शर्मा, उन्होंने प्रबुद्ध जातियों के संदर्भ के में स्रोत समूह की अवधारणा का विस्तार भी किया था। ग्रामीण अध्ययनों के लिए प्रोत्साहन सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यक्रमों भी मिला। बहुत से विद्वानों गांवों के अध्ययनों के लिए इसलिए गए कि बाहर से प्रेरित निर्देशित परिवर्तनों के प्रयास कहां तक सफल रहे। परिणाम स्वरूप नवाचारों तथा उससे संलग्न नेतृत्व पर कहीं वैयक्तिक अध्ययन तैयार किए। इस प्रकार ग्राम अध्ययनों में सामाजिक संरचना से सामाजिक परिवर्तन के विषय आ गए। कुछ दोबारा अध्ययन भी हुए। वाइजर की बिहाइंड मडवालस 1961 और गुरे की आफ्टर ए सेंचुरी एंड क्वार्टर, लोनीखंड देन एंड नाउ 1960 का उल्लेख किया जा सकता है। वे पिछले 20 वर्षों से श्रीनिवास राजपुरा गांव में आते जाते रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में एक पुस्तक रिमेवर्ड विलेज भी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं गांवों से परे। पिछले कुछ वर्षों में आधुनिकीकरण और उसकी प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। आधुनिकीकरण की चर्चा विद्वानों को गांव से परे ले गई। अधिक परिष्कृत साधनों के साथ वैयक्तिक अध्ययनों और सर्वेक्षणों का आयोजन किया गया। इसमें एक ग्राम के समूह का चयन किया गया और उनके संबंध में जांच की गई। संचार संबंधों, सूचना का प्रवाह, मत, व्यवहार, मनोवृत्ति तथा आकांक्षाएं, स्वास्थ्य, प्रचलन, परिवार नियोजन और आर्थिक लेन देन व ग्रामीण परिवेश में अध्ययन किया गया। जाति समूह में वर्ग और शक्ति संबंधों का अध्ययन भी किया गया। इसमें वेबरवादी प्रारूप का प्रयोग किया गया था। बेते 1968। भारत में ग्राम अध्ययनों से इस प्रकार की बहुत सी विविधताएं हैं, लेकिन ग्राम अध्ययनों को अब धक्का लगा, रुचि भी कमजोर पड़ गई। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का अब धीरे धीरे नगरोन्मुखी होने लगे। इन विषयों की ओर बढ़ना समझ में आता है और ग्राम अध्ययनों की अवहेलना समझ में न आने वाली बात है। यह स्पष्ट है कि भारत के गांवों का बहुत सा डेटा तैयार कर लिया गया है। हालत को समझने के लिए इस आधार पर पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। इसको व्यवस्थित करने और कोड करने का काम बहुत कम किया गया। यद्यपि पद्धति शास्त्रीय प्रश्न उठाए गए और उन पर बहस भी हुई, अवधारणाएं विकसित हुई और अवधारणात्मक स्वरूप भी विकसित हुए, लेकिन कड़ी मेहनत से लिखी गई कोई सैद्धांतिक व्याख्या अभी तक नहीं आई है। अब हमारा सामाजिक संरचना और सामाजिक संसरण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये बात समझ में आई कि कमोबेश भारतीय सामाजिक विज्ञान अपने लक्ष्य के लिए दो भागों में बटे हुए हैं। पहला लोक या अशिक्षित किसान, दूसरा श्रेष्ठजन लोक या अशिक्षित किसान लघु परंपराओं अर्थात स्थानीय परंपराओं का निर्वाह करते हैं। श्रेष्ठजन दीर्घ परंपराओं का निर्वहन करते हैं। दीर्घ परंपराएं वह है जो पुराणों, ग्रंथों, ब्राह्मणीय आचरण तथा अन्य संस्कृत रचनाओं के अनुसार है। सीता और द्रौपदी का चरित्र दीर्घ परंपरा का हिस्सा है। लघु परंपराएं दूसरी और वे परंपराएं हैं जो क्षेत्रीय या ग्रामीण परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। दीर्घ परंपराएं विशेष रूप से द्विज जातियों, पुजारियों के साथ जुड़ी हुई हैं। नेतृत्व करने वाले कई प्रकार से इन परंपराओं का निर्वाह करते हैं। बहुत से कॉर्पोरेट समूह दीर्घ परंपराओं और सभ्यता के संदर्भ में कार्य करते हैं। लघु परंपरा के वाहक लोक कलाकार, लोक कथाओं के कलाकार, कहावतें, कथाएं, गीत और नृत्य हैं। लघु तथा दीर्घ परंपराएं ग्रामीण समाज में परिवर्तन के संकेत देती है। परिवर्तन की यह प्रकृति सांस्कृतिक है। ग्रामीण समाजों में परिवर्तन के लिए दोनों परंपराएं एक दूसरे से अंतःक्रिया करती हैं। योगेंद्र सिंह ने इस अंतःक्रिया के संबंध में लिखा है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन दो प्रकार की परंपराओं के बीच अंतःक्रिया के कारण होता है। एकात्मक और विविधतात्मक परिवेशों में यह अंतःक्रिया काम करती है। परंपराओं की सांस्कृतिक संरचनाओं में परिवर्तन ही ग्रामीण समाज में परिवर्तन लाता है। सिंगर और मेरियट ने अपने अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा है कि लघु परंपरा के स्तर पर सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन देखे गए हैं।
गांव की अपनी आंतरिक संरचना की वृद्धि के साथ ग्रामीण संस्कृति में भी परिवर्तन हुए हैं तथा अन्य शब्दों में लघु परंपराओं में परिवर्तन अपनी ही आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। विस्तृत सभ्यता के संपर्क और दीर्घ परंपराओं के संपर्क में आने से भी लघु परंपराओं में परिवर्तन आता है। परिवर्तन की यह दिशा सामान्यतः लोक ग्रामीण संरचना से नगरीय सामाजिक संरचना और नगरीय संस्थाओं में है। सार्वभौमिक स्तर पर अन्य संस्कृतियों का दीर्घ परंपराओं और ग्रंथ संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सिंगर ने भी ग्रामीण समाज परिवर्तन के कई स्वरूप बताए हैं और उसके पश्चात संकुचितकरण तथा सार्वभौमिकरण, या इससे पहले भी कहूंगा कि यह कहा जा सकता है कि भारत में ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के अनेक विश्लेषणों में एक विश्लेषण अधिक स्पष्ट है। ये कहा जा सकता है कि ग्राम में परिवर्तन भारतीय सभ्यता और दीर्घ परंपराओं से जुड़ा हुआ है। गांव के इतिहास और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गांव परंपराओं को ग्रहण करते हैं। हर क्षेत्र में ग्रामों के स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए लघु परंपराओं में भी विभिन्नताएं हैं। इसी प्रकार दीर्घ परंपरा तथा ग्रंथ भी सारे देश में एक से हैं। ये अवधारणाएं क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन को समझने में समर्थ है। नेक्स्ट आता है हमारा संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण। संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण का संबंध लघु और दीर्घ परंपराओं से है। ये सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। जब दीर्घ परंपराएं ग्राम स्तर पर पहुंचती हैं तो संकुचितीकरण बदल जाता है। इसको स्थानीयकरण भी कह सकते हैं। और संकुचितीकरण इस प्रकार ग्रामीण स्तर पर हुए परिवर्तन है। सार्वभौमिकरण लघु परंपरा से दीर्घ परंपरा में हुआ परिवर्तन है। इस प्रक्रिया का संबंध इन दोनों प्रकार की पारस्परिक अंतक्रिया से है। योगेंद्र सिंह की मान्यता है कि जब लघु परंपरा दीर्घ परंपरा की ओर बढ़ती है तो वह सार्वभौमिकरण, जब दीर्घ परंपरा लोक या गांव की ओर अग्रसर होती है तो वह संकुचितीकरण है। लघु परंपरा की इकाइयां देसी प्रथाएं, कर्तव्य तथा संस्कार वैधतापूर्वक दीर्घ परंपराओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। मेरियट इसे सार्वभौमिकरण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घ परंपराएं निरंतरता की ओर बढ़ती हैं और इस प्रक्रिया में बहुत से मौलिक स्वरूप बदलते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत से मौलिक स्वरूप समाप्त भी होते हैं। मेरियट ने इस शब्द का प्रयोग दो परंपराओं की अंतक्रियाओं को समझने के लिए ही किया था। स्पष्ट है, संकुचितीकरण की प्रक्रिया में दीर्घ परंपराओं की इकाइयों का ह्रास होता है। दीर्घ परंपराओं की इकाइयों का ह्रास होता है और ग्राम स्तर की दीर्घ परंपराओं पर स्थानीय पुजारी या पंडित का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया विसंस्कृतिकरण कहलाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज मैंने आपको ये भारतीय समाज के विश्लेषण में देसी श्रेणियों का प्रयोग समझाया है। इसको मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।